आज भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। ये संविधान ही है जिसने तमाम राजनीतिक उतार चढ़ाव के बावजूद देश को चौतरफा प्रगति और उन्नति की ओर अग्रसर किया है। ये संविधान ही है जो हमें सरकार की नीतियों से लाभ उठाने का अधिकार और मौका देता है। ये संविधान ही है जो देश के प्रति हमारे कर्तव्यों से हमें अवगत कराता है। गौरवशाली भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। शुरुआत करते हैं सुप्रभात की। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है 75वां गणतंत्र दिवस। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाले परेड में सैन्य ताकत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का होगा भव्य प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय समर स्मारक पर जाने से होगी समारोह की शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को बताया ऐतिहासिक। कहा, युगांतकारी आयोजन के रूप में होगा इसका मूल्यांकन। भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन को बताया अभूतपूर्व उपलब्धि। बोली, नारी शक्ति वंदन अधिनियम होगा महिला सशक्तिकरण का एक क्रांतिकारी माध्यम। देश की महिला शक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों पर केंद्रित होगी गणतंत्र दिवस की परेड। पारंपरिक सैन्य बैंड के बजाय पहली बार 100 से अधिक महिला कलाकार पारंपरिक संगीत से करेंगी परेड का उद्घोष। तीनों सेवाओं का महिला दस्ता होगा पहली बार शामिल। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं इस साल के मुख्य अतिथि। कल जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किया रोड शो। जंतर मंतर और हवा महल का किया दौरा। द्विपक्षीय वार्ता में हुई कई अहम मुद्दों पर चर्चा। और सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों की हुई घोषणा। वेंकैया नायडू, वैजयंतीमाला समेत 5 को पद्म विभूषण, मिथुन चक्रवर्ती, राम नाईक समेत 17 को पद्म भूषण, 110 गुमनाम लोगों को पद्मश्री। पचहत्तरवां गणतंत्र दिवस पूरे देश में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय समर स्मारक पर जाने से समारोह की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय समर स्मारक पर जाने से समारोह की शुरुआत होगी और उसके बाद प्रधानमंत्री शहीद वीरों को पुष्प चक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। परंपरा के अनुसार ध्वजारोहण समारोह होगा, राष्ट्रगान गाया जाएगा और स्वदेशी बंदूक प्रणाली 105 mm इंडियन फील्ड गन के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। फिर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से गणतंत्र दिवस परेड शुरू होगी। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका दोनों विषयों पर आधारित इस वर्ष की परेड में लगभग 13,000 विशेष अतिथि भाग लेंगे। ये एक ऐसी पहल है जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों को इस राष्ट्रीय त्योहार में शामिल होकर उत्सव मनाने और जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने का अवसर मिलेगा। इस परेड में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, एकता और प्रगति, बढ़ती स्वदेशी क्षमताओं के दम पर इसकी सैन्य शक्ति और देश में बढ़ती नारी शक्ति को प्रदर्शित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की परेड देश की महिला शक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों पर केंद्रित होगी। पारंपरिक सैन्य बैंड के बजाय पहली बार 100 से ज्यादा महिला कलाकार पारंपरिक संगीत से परेड का उद्घोष करेंगी। तीनों सेनाओं का महिला दस्ता समारोह में पहली बार शामिल होगा। परेड का एक और मुख्य आकर्षण राष्ट्र निर्माण, पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा, इस थीम पर दिग्गजों की झांकी होगी। परेड में देश की सेवा में पूर्व सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को प्रदर्शित किया जाएगा।
परेड में डीआरडीओ की विकसित कई महत्वपूर्ण प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस वर्ष जीपों में सवार 18 विजेता बच्चों को कर्तव्य पथ पर ले जाया जाएगा। इस बार परेड के दौरान 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां कर्तव्य पथ पर चलेंगी, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और रचनात्मकता को प्रदर्शित करेंगी। इसके अलावा 9 मंत्रालय, विभाग और संगठन नवीन झांकियों के माध्यम से अपनी उपलब्धियों और प्रगति को प्रदर्शित करेंगे। इस अवसर पर दिल्ली में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं और 70,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इनमें 14,000 की तैनाती गणतंत्र दिवस परेड की सुरक्षा के लिए कर्तव्य पथ और उसके आसपास की गई है। सुचारू यातायात के लिए परामर्श जारी किया गया है, जिसमें यातायात व्यवस्था और प्रतिबंधों का जिक्र है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने न्यायिक प्रक्रिया में लोगों के दृढ़ विश्वास का प्रतीक नवनिर्मित राम मंदिर, G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन और महिला सशक्तिकरण के लिए क्रांतिकारी कदम नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उल्लेख किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर एक भव्य भवन है। ये मंदिर लोगों की आस्था और न्यायिक प्रक्रिया में भारी विश्वास की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि भविष्य के इतिहासकार भगवान राम के अभिषेक समारोह को भारत की अपनी सभ्यतागत विरासत की खोज में एक प्रमुख उपलब्धि मानेंगे। इस सप्ताह के आरंभ में हम सबने अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर निर्मित भव्य मंदिर में स्थापित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक समारोह देखा। भविष्य में जब इस घटना को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा, तब इतिहासकार भारत द्वारा अपने सभ्यतागत विरासत की निरंतर खोज में युगांतकारी आयोजन के रूप में इसका विवेचन करेंगे। उचित न्यायिक प्रक्रिया और देश के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। अब ये एक भव्य संरचना के रूप में शोभायमान है। ये मंदिर न केवल जन जन की आस्था को व्यक्त करता है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में हमारे देशवासियों की अगाध आस्था का प्रमाण भी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर बल दिया कि भारत का प्राचीन ज्ञान दुनिया को वैश्विक पर्यावरण संकट से बाहर निकलने का मार्ग खोजने में भी सहायता कर सकता है। उन्होंने भारत के ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को प्रोत्साहन देने और वैश्विक जलवायु कार्रवाई में नेतृत्व करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारत ने इसे अपनाने के लिए मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अभियान शुरू किया है। हुए अमृत काल के प्रारंभिक दौर से गुजर रहा है। ये एक युगांतकारी परिवर्तन का कालखंड है। हमें अपने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सुनहरा अवसर मिला है। हमारा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए मैं सभी देशवासियों से संविधान में निहित हमारे मूल कर्तव्यों का पालन करने का अनुरोध करूंगी। ये कर्तव्य आज़ादी के 100 वर्ष पूरी होने तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रत्येक नागरिक के आवश्यक दायित्व है। इस संदर्भ में मुझे महात्मा गांधी का स्मरण होता है। बापू ने ठीक ही कहा था, जिसने केवल अधिकारों को चाहा है, ऐसे कोई भी प्रजा उन्नति नहीं कर सकी है। केवल वही प्रजा उन्नति कर सकी है जिसने कर्तव्यों का धार्मिक रूप से पालन किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस हमारा आधारभूत मूल्यों और सिद्धांतों को स्मरण करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। जब हम उनमें से किसी एक बुनियादी सिद्धांतों पर चिंतन करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अन्य सभी सिद्धांतों पर भी हमारा ध्यान जाता है। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन का उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन ने ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में भारत के उद्भव को भी बढ़ा दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में एक आवश्यक घटक जुड़ गया। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण के लिए एक क्रांतिकारी साबित होगा। उन्होंने कहा कि जब सामूहिक महत्व के मामलों में अधिक महिलाएं सम्मिलित होंगी तो देश की प्रशासनिक प्राथमिकताएं जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी। G20 शिखर सम्मेलन के माध्यम से ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में भारत के अभ्युदय को भी बढ़ावा मिला, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संवाद की प्रक्रिया में एक आवश्यक तत्व का समावेश हुआ। जब संसद ने ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किया तो हमारा देश स्त्री पुरुष समानता के आदर्शों की ओर आगे बढ़ा। मेरा मानना है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम महिला सशक्तिकरण का एक क्रांतिकारी माध्यम सिद्ध होगा। इससे हमारे शासन की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में भी बहुत सहायता मिलेगी। जब सामूहिक महत्व के मुद्दों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो हमारी प्रशासनिक प्राथमिकताओं का जनता की आवश्यकताओं के साथ बेहतर सामंजस्य बनेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस साल गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। कल जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने साथ में जंतर मंतर और हवा महल का दौरा किया। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के तहत गुरुवार को राजस्थान के जयपुर पहुंचे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उनका स्वागत किया। जयपुर में आमेर के किले जैसे ऐतिहासिक स्थलों को देखने के बाद उन्होंने जंतर मंतर का दौरा किया। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जयपुर में प्रवास के दौरान राष्ट्रपति मैक्रों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ जयपुर में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न स्थानों का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जिन प्रमुख स्थानों का दौरा किया उनमें गुलाबी शहर का प्रतिष्ठित हवा महल भी शामिल था। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने एक हस्तशिल्प की दुकान पर राष्ट्रपति मैक्रों को भारत की यूपीआई प्रणाली के बारे में बताया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। इसके तहत पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाली हस्तियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, वैजयंती माला समेत 5 को पद्म विभूषण, मिथुन चक्रवर्ती और राम नाईक समेत 17 को पद्म भूषण और 110 गुमनाम लोगों को पद्मश्री की घोषणा की गई है। इस बार राष्ट्रपति ने 2 युगल समेत 132 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इसमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण शामिल हैं। इसके अलावा 110 पद्मश्री पुरस्कारों का भी ऐलान किया गया है। पुरस्कार पाने वालों में 30 महिलाएं हैं। सूची में 8 विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई श्रेणी के व्यक्ति भी शामिल हैं। वहीं 9 मरणोपरांत पुरस्कार भी दिए जाने का ऐलान किया गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अपने जमाने की मशहूर अदाकारा वैजयंती माला को पद्म विभूषण, तो वहीं फेमस बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण अवार्ड दिया जाएगा। कला के क्षेत्र में उषा उत्थुप को पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। वहीं खेल की बात करें तो फेमस टेनिस खिलाड़ी रोहित बोपन्ना को पद्मश्री दिया जाएगा। भारत की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ को पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। वहीं झारखंड के जाशपुर जिले के आदिवासी कल्याण कार्यकर्ता
जगेश्वर यादव को भी पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। झारखंड की चामी मुर्मू को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। पद्म पुरस्कारों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर सम्मानित लोगों को बधाई दी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन सभी लोगों को बधाई जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान को महत्व देता है। वे अपने असाधारण कार्यों से लोगों को प्रेरित करते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं रेल, सड़क, तेल और गैस और शहरी विकास और आवासन जैसे अहम क्षेत्रों से संबंधित हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद के दशकों में लंबे समय तक भारत में विकास को केवल कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रखा गया। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रहा। 2017 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से यूपी में पुरानी चुनौतियों से निपटने के साथ ही आर्थिक विकास को नई गति दी है। आज का कार्यक्रम हमारी इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज भारत में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर पर काम चल रहा है। उनमें से एक यूपी में, पश्चिमी यूपी में बन रहा है। आज भारत में नेशनल हाईवे का तेजी से विकास हो रहा है। उसमें से अनेक पश्चिमी यूपी में बन रहे हैं। आज हम यूपी के हर हिस्से को आधुनिक एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर रहे हैं। भारत का पहला नमो भारत ट्रेन प्रोजेक्ट पश्चिम यूपी में ही शुरू हुआ है। जब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो इस क्षेत्र को एक नई ताकत, नई उड़ान मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों का हित हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज सरकार हर किसान परिवार के इर्द गिर्द एक पूरा सुरक्षा कवच बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योजनाओं का लाभ पश्चिमी यूपी के हर छोटे, लघु और कुटीर उद्योग को होगा। यहाँ हर वो बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई हैं जो रोजमर्रा के जीवन के लिए, व्यापार, कारोबार, उद्योग के लिए चाहिए। इसमें से एक औद्योगिक स्मार्ट शहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बना है। और आज मुझे इस महत्वपूर्ण टाउनशिप का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला है। यहां हर वो बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई है जो रोजमर्रा के जीवन के लिए, व्यापार, कारोबार, उद्योग के लिए चाहिए। अब ये शहर दुनिया भर के निवेशकों के लिए तैयार है। इसका लाभ यूपी के, विशेष रूप से पश्चिमी यूपी के हर छोटे, लघु और कुटीर उद्योग को भी होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्थिर सरकार बड़े निर्णय लेती है। उनकी सरकार ने दशकों से लंबित मुद्दों का समाधान किया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आयोजित नमो नव मतदाता सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुमत की सरकार हो तो नीतियों और फैसलों में स्पष्टता दिखती है। उन्होंने कहा कि जब भी वो विश्व के नेताओं से मिलते हैं तो वे ही उनसे अकेले नहीं मिलते हैं, बल्कि 140 करोड़ भारतीय भी उनसे मिलते हैं। उन्होंने कहा कि उनके एक वोट में बहुत शक्ति होती है। साथियों, 18 से 25 वर्ष की आयु ऐसी होती है जब किसी का भी जीवन बहुत से बदलावों का साक्षी बनता है। इन्हीं बदलावों के बीच आप सभी को एक और जिम्मेदारी साथ साथ निभानी है। ये जिम्मेदारी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में भागीदारी की है। मैं जानता हूं कि आपकी एज में किसी भी नई शुरुआत के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन आपकी ये शुरुआत बहुत ही अलग है। वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर होते ही अब आप देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। आज जब देश 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, तो आपका वोट ये तय करेगा कि भारत की दिशा क्या होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में गुरुवार को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास देश के अंतिम आदमी तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। हम सबको उस गरीब की चिंता करनी है, उसकी गरीब की जिंदगी को बेहतर करना है, उसको गरीबी से निकालना है और कि 2 टाइम की रोटी का इंतजाम कर सके, अपने बच्चे को पढ़ाकर और देश और प्रदेश का नेतृत्व करने वाला सक्षम नौजवान बना सके। और इसीलिए आज इतनी दूर से हमारे वित्त मंत्री जी आए, उन्होंने बैंक के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे लोगों का ऋण एप्लीकेशन आने के बाद 7 दिन में उनकी स्वीकृति मिल जाए, ताकि सबको पीएम स्वनिधि का लाभ मिले और सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करें। हर गरीब की जिंदगी को बेहतर करने का उनका सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में एमएसएमई उद्यमियों से भी संवाद किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोटा में इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर हमारा फोकस है। उद्योगों की स्थापना और संचालन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि कोटा में आईटी पार्क और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। हमारा नजरिया है कि लोगों को रोजगार देने का। आज आप देखें कि धार्मिक टूरिज्म कितना रेवेन्यू बढ़ाता है, जबरदस्त रेवेन्यू बढ़ाता है। आप चले जाए मथुरा, आप चले जाएं काशी, आप चले जाएं अयोध्या, आप चले जाएं ऋषिकेश, आप चले जाएं हरिद्वार, मैं दंग रह जाता हूं कि वहां पैर रखने की जगह नहीं मिलती। आप ये नया नौजवानों के अंदर भी धार्मिक टूरिज्म के वो लोग बढ़े हैं। दूसरा टूरिज्म होता है
जो वन के बारे में लोगों का इंटरेस्ट रहता है, यहाँ पर काफ़ी उन संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं दोनों सेक्टर की। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम मुकंदरा और रामगढ़ दोनों सेंचुरी को ठीक से डेवलप कर देंगे, नया स्कोप बनेगा और उससे पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेगी। हम नए आइडेंटिफाई एरिया भी डेवलप कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट से डाइवर्ट्स हो सकते हैं उसकी भी कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज वाला आपके पास आए, संपर्क करें, निश्चित रूप से आप मुझे भेजें, हम उसका पूरा सहयोग करेंगे। और कोटा में जो भी भविष्य में इंडस्ट्री संभावनाएं होगी, उन संभावनाओं पर निश्चित रूप से आप तो केवल बता दो कि ये थोड़ी बहुत जगह देख रहा है। सुप्रभात में अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। इतिहास में आज की तारीख से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं, आइए जानते हैं। 26 जनवरी साल 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। तभी से आज के दिन को भारत के राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1950 में देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 26 जनवरी के दिन भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान अपनाया गया। आज ही के दिन संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया। पहली बार 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण किया। सितार वादक सुरमणि अग्निवर्मा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाद्य कलाकारों के साथ मिलकर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इस गीत को संगीत की सुमधुर धुन से जीवंत कर दिया है। आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस विशेष प्रस्तुति के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।